Hello Muskies, welcome back to the channel again, and this time we are bringing the roadmap for the ML engineer. This is the most hot topic in today's era. हर किसी को AI engineer बनना है, ML engineer बनना है, data scientist बनना है, but they don't know from where to start. So here, my friend, we are bringing you the skill set that an ML engineer required, and you can say हम यहाँ पे सिर्फ theoretical बातें नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे कुछ practical hands-on जो required है उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे और हम figure out करेंगे कि क्या हमारे लिए important है और क्या हमारे लिए कम important है. Although important सब है, लेकिन हम ये फिगर आउट कर लेंगे ताकि हम उसको इतना थ्योरेटिकली ना जाएं, उसके अंदर इतना डीपली, इतना थॉरली ना जाएं. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये जो पूरा रोड मैप है ये मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला हमारा आता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमारे को जरूरत है. इसके अंदर मैथमेटिक्स से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं. दूसरा हमारे को चाहिए होता है प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन. इसके अंदर हम लोग पाइथन से रिलेटेड बात करने वाले हैं. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं. जल्दी जल्दी कवर करेंगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा से. आपको पता ही होगा लीनियर अलजेब्रा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मैं इसको बोलूँगा, इसके अंदर मैं डबल स्टार लगाना चाहूँगा, क्योंकि डबल स्टार का मतलब है बेसिकली मीडियम लेवल. जो डबल स्टार है वो मीडियम लेवल है, सिंगल स्टार है जो लो लेवल है, और ट्रिपल स्टार यानी वो तो करना ही है, मैंडेटरी है. ठीक है, तो आप स्टार के हिसाब से आप अपने टॉपिक्स को लिख सकते हैं और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है, इसके अंदर अगेन मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स एंड टेंसर्स इंपॉर्टेंट है. टेंसर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब हम टेंसर फ्लो, अगर हम टेंसर फ्लो फ्रेमवर्क में इंटरेस्टेड हैं तो हम टेंसर फ्लो के अंदर टेंसर्स पर ही काम करते हैं. इसलिए टेंसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं भी कवर करने वाला हूँ कि टेंसर फ्लो क्या होता है, ये कैसे काम करता है. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कि हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये सब हमारे को पता होना चाहिए. आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, ये सब हमारे को पता होना चाहिए. ठीक है, ये हो गया हमारा लीनियर अलजेब्रा. इसके अंदर हमारा पूरा लीनियर अलजेब्रा कवर हो जाएगा. नेक्स्ट अब हम चलते हैं कैलकुलस के ऊपर. कैलकुलस के अंदर क्या होता है बेसिकली डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन. जो आप अपन 11th-12th में सोचते थे कि यार ये इंटीग्रेशन कहाँ काम आएगा, डेरिवेशन कहाँ काम आएगा, तो अब मैं आपको बताता हूँ जो डिफरेंशिएशन है ना वो कहाँ काम आता है. जैसे लेट सपोज मेरा कोई न्यूरल नेटवर्क बना रहा हूँ मैं. ठीक है, न्यूरल नेटवर्क के अंदर कुछ बाइसिंग होती है, हर एक न्यूरॉन के ऊपर हम बाइसिंग देते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. फिर क्या होता है कि जो भी हमारा मतलब इनपुट होता है वो हर एक न्यूरॉन के पास से गुजरता है अकॉर्डिंग टू द एक्टिवेशन फंक्शन. ठीक है, अब जब वो गुजरता है तो उनकी बाइसिंग से कुछ उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है. जो इनपुट है उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है उसकी बाइसिंग के अंदर, जो न्यूरॉन के अंदर बाइसिंग होती है उससे. ठीक है, अब मान लो कि है ना, मैं जब फर्स्ट साइकिल के अंदर आउटपुट पर पहुंचा तो मेरा ये आउटपुट था, ये मेरा जो रिक्वायर्ड है उससे काफ़ी ज़्यादा हाईली बाइज्ड मिला मेरे को. यानी मेरे को यहाँ पे बाइसिंग की कम करने की जरूरत है. अब बाइसिंग आप कैसे कम कर सकते हो? आप माइनस थोड़ी कर सकते हो वेट को. कुछ आपको तो मतलब पता नहीं है, आपको यूनिफॉर्मली कम करना पड़ेगा. तो यूनिफॉर्मली कम करने के लिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो भी बाइसिंग होती है या जो भी हमने न्यूरॉन्स के अंदर बाइसिंग ऐड कर रखी है ना, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं. और सिमिलरली इंटीग्रेशन उल्टा होता है. अगर मान लो बाइसिंग कम है तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं उसको, बाइसिंग को. समझे? तो यहाँ पे काम आती है ये चीज़ें. नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेडियंट. तो जो ग्रेडियंट है ना, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन. जैसे मान लो कोई एक्टिवेशन फंक्शन है, उसका क्या रेट ऑफ चेंज है, कि जैसे मान लो एक न्यूरॉन है, उसको मेरे को एक्टिवेट करवाना है एक थ्रू एन एक्टिवेशन फंक्शन, कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ये इनपुट के अंदर ये आए, वेटेज ये आए, वैसे ये वाला न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाना चाहिए. ये हम कैसे करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू. अब एक्टिवेशन फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है ना, वो कैसे फिगर आउट करते हैं, वो कैसे सेट करते हैं, वो सब अपन ग्रेडियंट के थ्रू पता करते हैं. ठीक है, अगेन कैलकुलस पे तो मैं 3 स्टार लगाना चाहूँगा. इसको तो आप मिस करना ही मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैं बताता हूँ अभी क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई है. बिकॉज जो अभी आपने ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 20 सितंबर को, तो अभी रिसेंटली एक ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्चर पे पेपर पब्लिश हुआ है, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मर में जो प्री प्रोसेसिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा धीमी तरीके से होती है. एनकोडिंग एंड डिकोडिंग वो बहुत स्पीड और टाइम कंज्यूमिंग होती है. तो उसको फास्ट बनाने के लिए क्या यूज़ हुआ है, उसको फास्ट बनाने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ हुआ है. अगर आप लोग इसी ब्रांच से, इसी बैकग्राउंड से, यहाँ आपने स्टार्टिंग के 3rd सेम में मैथमेटिक्स में थोड़ा सा फोकस किया होता है, तो आपको पता होगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये आता है. इसके अंदर भी मैं बोलूँगा कि ये 2 स्टार है, अभी ज़्यादा जनरली लोग यूज़ कर रहे हैं. इसके अंदर भी बेसिकली आप जाएँ तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ जाएँ. ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको तो आपको ये मान लो AI मॉडल के लिए करना ही है. ये टॉपिक्स तो सारे कवर होने ही चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको. बिकॉज आप स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को डिज़ाइन करोगे, उनको बनाओगे, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्टैट्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं. जब तक वही नहीं पता होंगे तो आप मॉडल्स बना ही नहीं पाओगे. ठीक है, इसके अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, मीन मोड मीडियन वगैरह ये सब. फिर उसके बाद आपको ग्राफ्स एंड चार्ट्स बनाने चाहिए, पाई चार्ट क्या आता है, हीट मैप किस काम आता है, ये सब. फिर उसके बाद अपने इन्फ्रेंशियल स्टैट्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स होते हैं, इन दोनों के बारे में हल्की हल्की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. बिकॉज ये ना डेटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा काम आता है. ठीक है, और जब भी आप मॉडल बना लोगे तो मॉडल तो बन जाएगा, लेकिन आप पहले डेटा को भी तो तैयार करोगे, हिस्टोरिकल डेटा को. तो उस केस में ये दोनों बहुत काम आने वाले हैं. नेक्स्ट हमारे आता है प्रोबेबिलिटी.
प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास होते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा मॉडल के अंदर ना बहुत इंपैक्ट डाल देती हैं। तो प्रोबेबिलिटी को अपन क्या करते हैं, जब भी एमएल मॉडल डिजाइनिंग होती है ना, तो उसके अंदर अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लिटिल थिंग विच मेक्स लार्जर डिफरेंसेस। ठीक है, इसलिए प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके भी मैं तो यही प्रीफर करूंगा कि आप इसके सारे कॉन्सेप्ट देखें। ये 3 स्टार टॉपिक है, तो इसके अंदर आप बेसिक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि अपन प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज उनको यूज़ करके अपन कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा बेस थ्योरम, मैं कह रहा हूँ सिर्फ बेस थ्योरम के बेसिस पर ही जॉब रोल्स निकलते हैं बहुत ज़्यादा। तो बेस थ्योरम को सिर्फ थ्योरेटिकली ना पढ़ें, इसको हैंड्स ऑन भी करें कि अपन कैसे और क्या यूज़ केस के अंदर बेस थ्योरम को पढ़ते हैं। अगेन रैंडम वेरिएंस, फिर उसके बाद टाइप ऑफ वेरिएशंस की प्रोबेबिलिटी में क्या वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हमने पढ़ा कि मतलब हमने पढ़ा तो क्या हमने सीखा कि मतलब है ना क्या हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम मॉडल्स को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन पे। तो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, और दूसरा है जो डिवाइडेड वो उसके अंदर हम न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे और डीप लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाइथन के बारे में देखते हैं। तो देखो पाइथन अपने आप में ना बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, आजकल सिर्फ डेटा साइंस में नहीं, वेब फ्रेमवर्क्स भी हैं इसके, जैसे जैंगो एंड फ्लास्क, फास्ट एपीआई अभी डिलीवरिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आने लग गया है। ठीक है, तो आप पाइथन को तो सीखें ही सीखें, नॉट फॉर एआई पॉइंट ऑफ व्यू बट फॉर योर मतलब काइंड ऑफ आपके ना ये स्किल्स को ब्रशअप कर देगा, ये आपके ना लॉजिकल रीजनिंग है उसको ब्रशअप कर देगा। आपको मतलब कॉन्सेप्ट्स तो बनाने आने ही चाहिए, क्योंकि देखो जो मॉडल्स होते हैं अल्टीमेटली वो भी एक कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तरीके से ट्रीज और ग्राफ के बेसिस पर ही बने हुए होते हैं। ठीक है, तो हमारे को ये सब बनाना आना चाहिए कि ट्रीज कैसे बनाते हैं, ग्राफ्स कैसे बनाते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बेसिक्स देख लेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अंदर जो 4 पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड एक और होता है मैं भूल गया वो, पॉलीमॉर्फिज्म। यस, हाँ, तो ये चारों कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होने चाहिए। इनको कैसे अपन मतलब पाइथन के अंदर अपन यूज़ करके कैसे अपन इम्प्लीमेंट करते हैं वो पता होना चाहिए, और इसको अपन कैसे इम्प्लीमेंट करना तो ठीक है, लेकिन कौन सी सिचुएशन में कौन सा पिलर इंप्लीमेंट करते हैं वो भी पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके यहाँ पे काम आएगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डीएसए के ऊपर। डीएसए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोलूँगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पाइथन के अंदर सीख ही लो, क्योंकि आपका जो ऑनलाइन असेसमेंट होगा ना कोडिंग का, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं बेसिक एडवांस को 2 स्टार दूंगा कि इसके ऊपर हैंड्स ऑन आप करें। ठीक है, ज़्यादा डीप में भी नहीं जाए, अपन वेब डेवलपर है नहीं, लेकिन स्टिल इतना आना चाहिए कि आपको कोई क्वेश्चन दे रहे तो उसका कम से कम ब्रूट फोर्स तो आप इंट्यूटिव अप्रोच तो आप निकाल ही सको। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं हम कोर, जो हमारा डेटा से रिलेटेड हम जब करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा से हम कैसे छेड़छाड़ करते हैं, जो मैनिपुलेशन करते हैं उसके ऊपर। तो डेटा मैनिपुलेशन के ऊपर सबसे पहले डेटा मैनिपुलेट करने के लिए हमारे को टूल्स चाहिए होते हैं, लाइब्रेरीज चाहिए होती है। वो कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइब्रेरी है वो है ये नमपाई एंड पांडास। पांडास को मैं बोल सकता हूँ सीक्वल का ऑल्टरनेट। ठीक है, और नमपाई क्या होती है? नमपाई एक तरीके से है ना आपको ना इंग्रेडिएंट्स देती है मॉडल्स को कुक करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो मॉडल को कुक करने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको नमपाई से डायरेक्टली मिल जाते हैं। ठीक है, नमपाई एरे इज फास्टेस्ट एरे बिकॉज इसके ये सी लैंग्वेज में रिटर्न है। ठीक है, तो इसलिए नमपाई का जो एरे है वो पाइथन के लिस्ट से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए नमपाई यूज़ करके हम लोग मॉडल्स को क्रिएट करते हैं। अगेन पांडास जो है, पांडास के अंदर क्या होता है, सीक्वल के सारे फंक्शंस, विंडो फंक्शन वगैरह सब देख सकते हैं अपन, रैंक फंक्शन सब एवरीथिंग, इसलिए पांडास सीखना भी जरूरी है। तो मैं इन दोनों को तो 3 स्टार टॉपिक हैं ये, इनको तो आपको सीखना मैंडेटरी है ही, इसको तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते छोड़ना। ठीक है, अब आते हैं मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। जो ये दोनों है ना, ये बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन के काम में आते हैं, जिसके अंदर अपन ग्राफ बना सकते हैं, अपन डेटा को और अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव वे में शो कर सकते हैं किसी को प्रेजेंटेशन के अंदर अपने। तो ये उस वे में, तो इसलिए मैं इसको ना 2 स्टार ही दूंगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं भी सीखोगे ना तो आप डैशबोर्डिंग में पावर बीआई वगैरह ये सब सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसके अंदर आप और अट्रैक्टिव तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको 2 स्टार दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट आता है अपना डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो आपको डेटा कैसे कैच करना है, बहुत सोर्सेज होते हैं डेटा को कैप्चर करने के। ठीक है, उसमें से कुछ सोर्स, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो सोर्सेज हैं मैं उनके ऊपर बात करने वाला हूँ। पहला तो होता है हमारा डेटाबेस। ठीक है, सबको पता होगा ये डेटाबेस के अंदर डेटा होगा हमारा, इधर AWS RDS पर होगा या फिर अजोर डेटा फैक्ट्री के अंदर होगा, कहीं पे भी ऐसे होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास जो ये सीक्वल वगैरह है ना, सीक्वल यूज इसलिए यहाँ पे काम आते हैं बिकॉज डेटाबेस के अंदर अगर आप सीक्वल से काम निकालना जानते हो ना तो आप डेटाबेस डेवलपर के भी रोल्स को वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वल हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा नो सीक्वल। नो सीक्वल के अंदर क्या होता है, नो सीक्वल के अंदर
सिमिलरली सीक्वल लेकिन नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है ये। तो इसलिए मतलब दोनों का आइडिया होना ही है, तो इसलिए सिर्फ बेसिक्स भी चलेगा, मैं इसको सिंगल स्टार दूंगा। लेकिन हाँ, ये मैं डबल स्टार सीक्वल को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अपन 3 स्टार दे रहे हैं पांडास को, है ना। तो अगर आप पांडास सीख रहे हो तो आपको सीक्वल भी उतनी ही इंपॉर्टेंस के साथ सीखनी पड़ेगी। सिमिलरली अब मैं बात करूँ तो नो सीक्वल को भी मैं डबल स्टार दूंगा। अगर आपने पांडास के कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख ले तो इन दोनों को ज़्यादा थॉरली जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है अपना एपीआई के अंदर अपने हो गया फास्ट एपीआई हो गया, है ना। फास्ट एपीआई हो गया, फास्ट एपीआई के थ्रू अपन डेटा कैच कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एपीआई से। जैसे मान लो कोई सर्वर है जो आपको एपीआई देता है, उस एपीआई पे अपनी फास्ट एपीआई बना के आप उससे डेटा को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डेटा कलेक्शन। अब हम बात करते हैं डेटा क्लीनिंग की, कि हम डेटा क्लीनिंग के लिए कौन कौन से स्किल्स को सीखना है हमारे को। तो डेटा क्लीनिंग के लिए हमारे को सीखनी होती है ये 5 स्किल्स, ठीक है। अगेन इन 5 स्किल्स के ऊपर मैं अगर बात करूं तो इसमें से भी मैं आपको बताने वाला हूं कौन सी 3 स्टार है, कौन सी 2 स्टार है, कौन सी 1 स्टार है। तो उसको भी हम जल्दी कवर करने वाले हैं, बिकॉज ये मोस्टली काम डेटा एनालिस्ट कर देता है। लेकिन फिर भी अगर मान लो आपकी टीम में कोई डेटा एनालिस्ट नहीं है तो ये आपको ही करना पड़ेगा। तो प्री प्रोसेसिंग, जो भी आप हिस्टोरिकल डेटा दे रहे हो उसको पहला प्री प्रोसेस करते हो, उसके अंदर से आप देखते हो पैटर्न्स, देखते हो कि क्या क्या पैटर्न्स बन रहे हैं डेटा में जो मेरे काम आ सकते हैं। जो मैं ये सारी चीज़ें अगेन आप कैसे देख सकते हो, ये 2 चीज़ों से देख सकते हो, सीक्वल से देख सकते हो और आप देख सकते हो पांडास से, ठीक है। और एक और तरीका है एक्सेल से देखने का, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब जब अपन इन दोनों टूल के अंदर मास्टर हैं तो हम क्यों फालतू एक किसी तीसरे टूल की तरफ जाएं, ठीक है। इसलिए प्री प्रोसेसिंग के अंदर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सीक्वल और पांडास यूज़ करके आप ये सीखें कैसे करते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा क्लीनिंग। आफ्टर फिगरिंग आउट डेटा पैटर्न्स एंड ऑल, मैं अब वो चीज़ें करने के लिए रेडी हूँ जो मेरे हिस्टोरिकल डेटा में अनवांटेड है, जो मॉडल की जिसको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डेटा क्लीनिंग अगेन आप पांडास से भी कर सकते हैं, सीक्वल से भी कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि हमेशा एक डमी डेटा फ्रेम बनाएं, उसमें अपने डेटा फ्रेम को लोड करें और उसके अंदर ये सारे काम करें। मतलब आप एक्चुअल डेटा को ना चेंज करें, बिकॉज कभी भी डेटा चेंज हो गया ना तो वो दिक्कतें देता है फिर आगे जाके मॉडल को, लॉन्ग टर्म मॉडल को इवैल्यूएट करने में, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा फीचर इंजीनियरिंग आता है। फीचर इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है कि अपन फीचर्स फिगर आउट करते हैं। जैसे हमने जब पैटर्न्स निकाले ना, तो उन पैटर्न्स के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन फीचर्स को निकालते हैं, अपन फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, अपन क्या फीचर्स हैं मेरे इंपॉर्टेंट जिनके बेसिस पे मेरे को आउटपुट लाना है वो पढ़ते हैं, उसको कैसे अपन को ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम आप सीक्वल एंड पांडास से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायमेंशन रिडक्शन। डायमेंशन रिडक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने जो भी मॉडल को डेटा फीड करना है उसको मैं वेक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। अब मान लो कि है ना मेरा बाय डिफ़ॉल्ट कोई मॉडल है जो 234 डायमेंशन का वेक्टर बनाता है हर एक वर्ड का, लेकिन मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो मेरे को कम डायमेंशन की जरूरत है। क्यों मैं जबरदस्ती मॉडल को हैवी बनाऊँ। तो उस केस में डायमेंशन रिडक्शन वाले केस में हमारे मतलब ये वाली टेक्निक बहुत ज़्यादा काम आती है। मैं आगे इसको कवर करूँगा कि इसको अपन कैसे करते हैं और क्या इसके अंदर सबसे मेन हार्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है फीचर सिलेक्शन। देखो मोस्ट ऑफ द यूज केस में क्या होता है, आपको बताते हैं, मतलब क्लाइंट बताता है कि यार ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बेसिस में मेरे को ये आउटपुट चाहिए। अगर वो नहीं बताता है तो वो ये जरूर बताएगा कि मेरे को आउटपुट चाहिए, है ना। तो अब अपन को डेटा से फिगर आउट करना होता है कि किन कॉलम्स या फिर किन यू कैन से डेटा के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट जो है वो वेरिएट कर रहा है, ठीक है। तो उसको ही अपन फीचर सिलेक्शन बोलते हैं। ये भी आप पांडास एंड सीक्वल से कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर रेटिंग दूं तो ये जो 3 चीज़ें हैं इसको मैं देना चाहूँगा 3 स्टार रेटिंग, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं 2 स्टार दूंगा क्योंकि ये मोस्टली केसेस में होते ही होते हैं, है ना। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ मॉडलिंग, जिसके अंदर हम मॉडल्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह की मशीन लर्निंग होती है, उसके बारे में, न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ने वाला है। सबसे पहले आता है अपना सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। तो व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग? सुपरवाइज लर्निंग देखो कुछ नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा होता है, उसके बेसिस पे हमको मॉडल बनाना होता है, सिंपल यही है। इसके अंदर 2 टेक्निक होती है, एक होती है क्लासिफिकेशन, एक होती है रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर अपन के नियरेस्ट नेबर पढ़ सकते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे जा सकते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स भी देख सकते हैं, डिसीजन ट्रीज भी देख सकते हैं, ग्रेडियंट बूस्टिंग भी देख सकते हैं। और ये पूरा टॉपिक 3 स्टार है। इस पे तो आपको इन सारी एल्गोरिदम्स, जो ये 5 एल्गोरिदम्स हैं, इसके ऊपर तो आपको हैंड्स ऑन करना ही करना है। मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर करना, तो प्लीज़ इसको थॉरली पढ़ें, इसके ऊपर हैंड्स ऑन करें, सारी चीज़ें अच्छे से करें। नेक्स्ट रिग्रेशन, अगेन मैं इसको भी 3 स्टार बोलूँगा क्योंकि देखो सुपरवाइज लर्निंग है ना जो ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ केसेज ही इसके अंदर से आते हैं, इसलिए मैं बोलूँगा इनको तो बहुत थॉरली करें, चाहे क्लासिफिकेशन हो चाहे रिग्रेशन हो, लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, लासो रिच, चारों को, है ना, आप अच्छे से करें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग इज अपोजिट ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास डेटा होता नहीं है। अब डेटा नहीं होता तो हमारे को बिना डेटा के यूज़ करें मॉडल इंप्लीमेंटेशन करना होता है। अब इसके अंदर देखो डायमेंशन रिडक्शन होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया डायमेंशन रिडक्शन क्या होता है। अब इसकी 2 टेक्निक होती है, एक होता है ऑटो एनकोडर्स और एक होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसको हम पीसीए बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम है ना फालतू की चीज़ों को हटा देते हैं, हम सिर्फ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स उनको कंसिडर करके और उनकी वेक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली ये भी तो डायमेंशन को रिड्यूस ही कर रहा है, ठीक है। और ऑटो एनकोडर्स ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में नहीं
समझा पाऊंगा, बिकॉज ये क्या ट्रांसफार्मर का एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अभी ऐसे मान लो, ऑटो एनकोडर्स का मतलब ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना उनको ये वैक्टर्स में कन्वर्ट करता है, उनके मीनिंग को स्टोर करने की कोशिश करता है, ये वैक्टर में उनकी इंपॉर्टेंस को स्टोर करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग के अंदर क्या होता है, क्लस्टरिंग के अंदर होता है हमारा कि हम क्लस्टर करते हैं, हम कुछ हमारे पास डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्लस्टर करते हैं, उनके बेसिस पे जो हमारे पास इनपुट है आप उसको क्लस्टर करने की कोशिश करते हैं, जितने भी हमने ग्रुप्स बना रखे हैं उसमें। ठीक है, अगेन ये होता है एक्सक्लूसिव होता है, ओवरलैपिंग होता है, हायरार्किकल होता है, प्रोबेबिलिस्टिक होता है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको टॉपिक को बोलूँ तो ये 2 स्टार है, लेकिन ये क्लस्टरिंग वाला टॉपिक 3 स्टार है। ठीक है, ये डिपेंडेंट है, अगर आप मतलब आपको सही लगता है तो यू कैन गो फॉर इट, अगर नहीं लगता है तो ठीक है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं क्लस्टरिंग को, लेकिन पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में कि कैसे इसके ऊपर काम होता है और कैसे चीज़ें अपन चलती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज समथिंग लाइक आप मॉडल को ना कुछ रिवॉर्ड दे दो अच्छी प्रेडिक्शंस के। ठीक है, इसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं थॉरली जाऊँगा तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको ये सिर्फ 4 चीज़ें बोलूँगा, इन चारों को पढ़ने के लिए, डीप क्यू न्यूरल नेटवर्क, डीप क्यू नेटवर्क एंड क्यू लर्निंग एंड पॉलिसी ग्रेडियंट एंड एक्टर क्रिटिक मेथड। मैं कह रहा हूँ ये चारों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इससे आपके लॉजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे एमएल के, तो इसलिए मैं इसको भी 3 स्टार दूँगा। ठीक है, अब फाइनली हमारा आता है न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, इनको इसके लिए हमारे को क्या पढ़ना चाहिए। तो न्यूरल नेटवर्क के लिए हमारे को 5 जो टॉपिक होते हैं ना, कॉन्सेप्ट बोल लो या टॉपिक बोल लो, थॉरली आने चाहिए। सबसे पहले परसेप्ट्रॉन, इसका क्या रोल होता है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है फॉरवर्ड प्रोपोगेशन और उसी का अपोजिट बैकवर्ड प्रोपोगेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक न्यूरल नेटवर्क को डिज़ाइन करते हो। आई एम टेलिंग यू, ये आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि यार कौन सी सिचुएशन में कब बैकवर्ड प्रोपोगेशन हो जाए और कब फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हो जाए, एक्चुअल में ये होते क्या है पहले ये अपन को सीखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिवेशन फंक्शन, जो मैं आपको बता रहा था कि कौन सा न्यूरॉन एक्टिवेट करना है, ये एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करते हैं। लास्ट टॉपिक होता है अपना लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि आप कैसे, आपका जो लॉस हो रहा है वो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूजिंग दीज फंक्शन वी कैन कैलकुलेट द टोटल लॉस ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क, है ना। फिर उसके बाद है ना हम चलते हैं डीप लर्निंग के ऊपर। डीप लर्निंग में क्या होता है, क्या टॉपिक्स होते हैं, कैसे काम होता है, वो सारा हम चलते हैं डीप लर्निंग के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, हमने इसको भी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है। हाँ सॉरी, मैं न्यूरल नेटवर्क को बताना भूल गया, लेकिन हाँ ये इसकी रेटिंग 3 स्टार है। ठीक है, अब डीप लर्निंग में क्या होता है, डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स डिवाइडेड होते हैं, जैसे लाइब्रेरीज़ हैं हमारे पास कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, अटेंशन मैकेनिज्म है, जीएएन है एंड एनएलपी एंड में। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सबको कवर करते हैं। लाइब्रेरीज़ के अंदर तो देखो, जैसे मैं बताया था, टेंसरफ्लो, केरास, पाइटॉर्च, ये तीनों तो है फ्रेमवर्क मॉडल क्रिएशन के लिए। इसको अपन फ्रेमवर्क बोलते हैं। इनको यूज़ करके आप मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैंगो एक फ्रेमवर्क है, वेब फ्रेमवर्क है वेबसाइट बनाने के लिए, ऐसे सिमिलरली ये मॉडल बनाने के लिए फ्रेमवर्क है। साइकिट लर्न के अंदर क्या होता है, प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं। इनमें ना प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं, इनको आप लोड करके अपने डेटा के अंदर फीड करके और आप निकाल सकते हो, आप मॉडल ट्रेन कर सकते हो। तो ये लाइब्रेरी भी पता होनी जरूरी है। इसमें लीनियर रिग्रेशन, एक्सजीबूस्ट एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर सब इसके अंदर मिल जाएगा बना बनाया। ठीक है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब अपन इमेजेस या वीडियोज़ के ऊपर काम करते हैं, बेसिकली कंप्यूटर विजन पे काम करते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कन्वोल्यूशन कैसे करते हैं अपन। ठीक है, कन्वोल्यूशन इज लाइक मर्जिंग ऑफ 2 न्यूरल नेटवर्क बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट्स और समथिंग लाइक दैट। इसको अपन कैसे मर्ज करते हैं, इसकी अलग अलग टेक्निक होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है पूलिंग। पूलिंग किसको बोलते हैं, पैडिंग किसको बोलते हैं, स्ट्राइड्स किसको बोलते हैं, ये भी करना बहुत ज़रूरी है। मैं इन सब पे 3 स्टार दे रहा हूँ ऑलरेडी। डीप लर्निंग पे तो मैं मान लो अब 3 स्टार है, डीप लर्निंग तो पूरा ही 3 स्टार है, सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ के, विच इज़ जीएएन। ठीक है, क्योंकि अभी जेन एआई की वजह से जीएन थोड़ा सा फीका पड़ गया, तो इसको मैं 2 स्टार दूंगा, बाकी ये सब 3 स्टार हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एप्लीकेशन क्या होते हैं कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की। इसके अंदर अपन देखो क्या क्या काम आता है। अपने आता है सबसे पहले इमेज एंड वीडियो रिकॉग्नाइजेशन में, इमेज क्लासिफिकेशन में, इमेज सेगमेंटेशन में और रिकमेंडेशन के अंदर। ये चारों में चीज़ें ये काम आती हैं। ठीक है, इन चारों में ये सब काम आते हैं। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एप्लीकेशंस आप मॉडल ट्रेन कर सकते हैं जो कुछ ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करता हो या फिर कुछ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता हो एक इमेज या वीडियो में से। ठीक है, ऐसे मॉडल्स भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है आरएनएन। आरएनएन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, जीआरयू गेटेड रिकरेंट यूनिट एंड LSTM। मैंने उल्टा लिख दिया LSMT, बट ये LSTM है। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये सारे बेसिकली जो टाइम सीरीज एनालिसिस है उसके मॉडल्स हैं, कैसे वो काम करते हैं, अपन कैसे उनको बनाते हैं। ठीक है, फ्यूचर प्रेडिक्शन के काम में आते हैं ये लोग, ये दोनों मॉडल्स। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको 3 स्टार की बता रहा हूँ इस टॉपिक को भी, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अटेंशन मैकेनिज्म ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, क्योंकि इसी के बेसिस पे ट्रांसफॉर्मर बना है। और आपको पता है जो चैट जीपीटी है, जीपीटी इटसेल्फ सेज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जीपीटी की फुल फॉर्म है ये, तो जीपीटी भी ट्रांसफॉर्मर पर है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एनकोडर्स नहीं है, इसके अंदर सिर्फ डिकोडर्स हैं, है ना। ये क्या होता है एनकोडर डिकोडर, ये क्या यूज़ करते हैं, मैंने एक ट्रांसफॉर्मर की
अलग से वीडियो बनानी है, उसके अंदर मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको इसके भी 3 टॉपिक जो है, सेल्फ अटेंशन, ट्रांसफॉर्मर, मल्टी हेडेड अटेंशन, कैसे ये सेल्फ अटेंशन देते हैं, मतलब सेल्फ अटेंशन का मतलब ये होता है कि कैसे ये वर्ड की इंपॉर्टेंस फिगर आउट करते हैं, खुद ही एक वर्ड को इंपॉर्टेंस दे देते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मर तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और मल्टी हेडेड अटेंशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं 2-3 जनों से एक सेंटेंस के कुछ वर्ड्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिलवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर देखूंगा कि कौन कौन से कितने कितने एनकोडर्स हैं जो ज़्यादा अटेंशन किस वर्ड को देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, ये सब ऊपर ऊपर से, ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे इन टॉपिक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है GAN जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। ये आइडली क्या, जैसे मान लो भी आप जेमिनी के अंदर फोटोज अपनी क्रिएट कर रहे हो, है ना। बेसिकली ये फोटोज़ को मैनिपुलेट करने में, जैसे आपने कोई इनपुट फोटो दे दी, उसको मैनिपुलेट करके आपको जैसी चाहिए फोटो प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग वो करने के काम में आता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो जेन में यूज़ होता है, इसलिए आप इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ लें, सीख लें, ठीक है। इंप्लीमेंट कैसे करना है वो इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन हाँ एक बार आप कॉन्सेप्ट तो सीख ही लें, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट NLP के प्रोजेक्ट्स तो अनगिनत हैं मार्केट के अंदर। मैं ये प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं बता रहा हूँ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, मैं इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, बहुत सारे हैं, ठीक है। आपको NLP बेस पे भी हायर कर सकते हैं, NLP इंजीनियर के रोल भी बहुत होते हैं नौकरी पे, आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है टोकनाइजेशन, कि हर एक वर्ड को टोकन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा होता है लेमेटाइजेशन, फिर आती है अपनी एम्बेडिंग्स की, अपन हर एक वर्ड की एम्बेडिंग्स कैसे क्रिएट करते हैं, जो भी मतलब उन एम्बेडिंग्स को यूज़ करके अपन मॉडल को ट्रेन करते हैं। फिर आते हैं अपने अटेंशन मॉडल्स वो होते हैं जिसके अंदर अपन अटेंशन देते हैं वर्ड्स के अंदर, मतलब जो वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को मतलब इंपॉर्टेंस बताते हैं जो, वो आ गए। फिर उसके बाद अपना आता है स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। ये दोनों इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मतलब मैं बोलूँगा तो डीप लर्निंग के मॉडल्स ऐसे आ गए हैं, ग्लोब एम्बेडिंग्स मान लो आप, या फिर आप मान लो वर्ड टू वैक मान लो, जिसके अंदर इनकी जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली इतने इंटेलिजेंट है कि वो अपने आप ही सारे काम कर लेते हैं, तो मैनुअली अपन को करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए इन दोनों टॉपिक को आप सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ ले हुए, इन पे ज़्यादा थोरोली ना जाए, बाकी इन सबको आप थ्योरेटिकली पढ़ें। तो आपने नोट कर लिया होगा कि कौन से टॉपिक को 3 स्टार दिया, कौन से टॉपिक को 2 स्टार दिया मैंने, उसके बेसिस पे आप अपना प्लान कर सकते हैं आगे कि आपको कैसे करना है। एंड अगर आप मेरे से ड्यूरेशन पूछोगे ML इंजीनियर बनने के लिए, तो विद प्रोजेक्ट 6 मंथ्स और विदाउट प्रोजेक्ट 4 to 5 मंथ्स, ठीक है। अगर आप ऐसे चलेंगे, इन पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आई एम डैम श्योर कि आप इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, आपको कोई बड़े कोर्सेज की जरूरत नहीं है, इन टॉपिक्स को आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, इन पे आप प्रैक्टिस अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और फिर इनके इंटरव्यू क्वेश्चन देख सकते हैं, एंड डन, यू आर गुड टू गो। तो आप ज़्यादा मतलब एक्साइट ना हुए कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए देके मैं कोई ML का कोर्स ही कर लूँ। इससे बढ़िया यही है कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ें, यूट्यूब से देखें, फ्री रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है मार्केट में, उनको देखें, एंड देन आप आगे जो भी मतलब परस्यू करना चाहते हैं वो परस्यू करें। तो ये हमारा रोड मैप था ML इंजीनियर के लिए। अब हम आगे और भी चीज़ें बनाने वाले हैं, हम एक DSA का पूरा प्लेलिस्ट लेकर आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आप जो बेल आइकन उसको दबा लीजिए, ताकि हम जब भी DSA की वो प्लेलिस्ट को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत अच्छी होने वाली है। तो सी यू इन दैट वीडियो, बाय बाय।